दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका और पैरामीटरों के बारे में जाना था। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम जो लेकर आए हैं अपने सॉलिड स्टेट से, वह है हमारा एकक कोष्टिकाओं के प्रकार कि एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो एकक कोष्टिकाओं का जो विभाजन किया गया वो दो प्रकार से किया गया है, दो कारकों पर डिपेंड करके। पहला जो है अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे, दूसरा पैरामीटरों में होने वाले परिवर्तन के आधार पे। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो हम लेकर चलेंगे अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर एकक कोष्टिकाओं का विभाजन, वो हम देखते हैं। अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर एकक कोष्टिकाओं का विभाजन हमने बताया। एकक कोष्टिकाओं का विभाजन हम दो प्रकार से करेंगे, एक अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर करेंगे, दूसरा पैरामीटरों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर। तो पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं एकक कोष्टिका के, क्या कर रहे हैं, मतलब विभाजन करेंगे अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर एकक कोष्टिकाएं मुख्यतः चार प्रकार की मानी गई हैं। पहला है आद्य एकक कोष्टिका, जिसे हम प्राइमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा हमारा अंतः केंद्रित कोष्टिका, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वह है हमारा अंत केंद्रित कोष्टिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड सेल बोलते हैं। और जो लास्ट हमारा चौथा है फलक केंद्रित कोष्टिका, जिसे हम फेस सेंटर्ड सेल बोलते हैं। तो हम इनके बारे में जानते हैं। आद्य एकक कोष्टिका, देखो आद्य एकक कोष्टिका जिसे हम सरल एकक कोष्टिका के नाम से भी जानते हैं, सिंपल यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं। तो इसकी पहचान या इसका डिफिनेशन हम कैसे बताएंगे, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए आप सभी, जो हमारा सरल एकक कोष्टिका होता है बच्चों, वह क्या होता है कि ऐसी एकक कोष्टिका है, एक ऐसी एकक कोष्टिका जिसके सभी अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। जो आद्य एकक कोष्टिका की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा आद्य एकक कोष्टिका आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये देखो, ये जो हमारा आद्य एकक कोष्टिका आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऐसा एकक कोष्टिका है जिसके सभी अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, सिर्फ कोनों पर। जैसे हम चित्र बना लें आद्य एकक कोष्टिका का, ये हमारा क्या है, सिंपल या प्राइमिटिव। इसमें क्या होंगे, हमने डिफिनेशन बता दिया आद्य एकक कोष्टिका का, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें उपस्थित सभी अवयवी कण सिर्फ कोनों पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, सिर्फ कोनों पर। या फिर ऐसी एकक कोष्टिका जिसके सभी अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आद्य एकक कोष्टिका, मतलब आद्य सरल एकक कोष्टिका। इसके सभी अवयवी कण कहां पाए जाएंगे, कोनों पर। ये कोने हैं, इन्हीं कोनों पर सभी अवयवी कण उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सरल या आद्य। आद्य लिख देते हैं यहां पर आपको पहचानने के लिए, आद्य एकक कोष्टिका, ये हमारा आद्य एकक कोष्टिका हो गया। आपको डिफिनेशन समझ में आ गया हो गया कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसके सभी अवयवी कण कहां पर उपस्थित हो, कोनों पर, उसे हम क्या बोलेंगे, आद्य एकक कोष्टिका। दूसरा हमारा, ये दूसरा हमारा है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका यह क्या है, जो अंतः केंद्रित की बात कर रहे हैं, ऐसी एकक कोष्टिका जिसके सभी अवयवी कण क्या होते हैं, कोनों के अलावा जो होते हैं। इसमें जो हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका होता है, इसमें क्या होता है कि इसके अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। एक ऐसी एकक कोष्टिका है कि जिसमें जो अवयवी कण होते हैं कोनों के अलावा कहां पर पाया जाता है, केंद्र में। तो वह क्या रहेगा, अंतः केंद्रित। क्या रहेगा, अंतः केंद्रित। तो इसका हम चित्र देखते हैं, देखो अंतः केंद्रित का, मैंने जैसे बताया आपको कि इसके अवयवी कण कहाँ रहते हैं, कोनों के अलावा केंद्र में। ये मान लो कोनों पर तो ऑलरेडी है ही, जैसे हमारे सरल एकक कोष्टिका में थे। इसके अलावा एक अवयवी कण कहाँ होता है, केंद्र में। केंद्र क्या होता है, जो सभी क्या हो,
फलक मिलाता हो, सभी क्या होता हो, सभी फलकों को मिलाता हो, तो ये कहाँ होगा, एक केंद्र में। एक कण कहाँ पे होगा, केंद्र में होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित कोशिका। समझ में आया बच्चों? अंतः केंद्रित क्या है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में उपस्थित हो। तो यहां देखो केंद्र में उपस्थित है, तो यह क्या हो गया, अंतः केंद्रित। अब नंबर आता है इस तीसरे वाले का। तीसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले की ये चर्चा हुई थी, ठीक है, ये दूसरा था। अब ये हम बात कर रहे हैं तीसरे का। ठीक है, तीसरे का बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसकी बात सुन लो, इसकी परिभाषा सुनो। अंत केंद्रित का, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हों या उपस्थित हों। ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अंत केंद्रित की बात हो रही है, तो इसका भी एक फिगर हम देख लें अंत केंद्रित का। ये अंत केंद्रित हो गया। इसमें कोनों के अलावा कहां पर है बेटा, कोनों पे तो ऑलरेडी रहेंगे ही। उसके बाद हमने क्या बताया, दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर। कोई दो विपरीत फलक ले लो, एक फलक इसे हम मान लेते हैं, ये इसका केंद्र जहां पे बन रहा होगा, तो केंद्र कहां पर बन रहा है, यहां पर। दूसरा फलक विपरीत होने चाहिए, विपरीत हम मान लेते हैं यहां पे, इसका फलक केंद्र यहां पर बना। तो दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर ऐसी एकक कोशिकाएं जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर उपस्थित हों, उसे हम क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका क्लियर। ये हो गए तीन। पहला आद्य था जिसमें सभी अवयवी कण कहाँ होते हैं, सिर्फ कोनों पर, उसे आद्य एकक कोशिका। दूसरा हमारा, ये हमारा फर्स्ट था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट, ये हमारा था सेकेंड, और ये हमारा है थर्ड। ठीक है बेटा। और अब हम बात करेंगे फोर्थ की, जो हमारा क्या है, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड की हम बात कर रहे हैं। जो फेस सेंटर्ड हमारा सेल है, ये क्या होता है, ये देखो इसका परिभाषा सुनो आप सभी। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्रों पर उपस्थित हों। इसमें क्या होता है, कोनों के अलावा जो अवयवी कण होते हैं सभी फलकों के केंद्रों में पाए जाते हैं, इसे इसलिए हम क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित। एज द एग्जांपल हम आपको दिखा दें, चलो हम फलक पहले देखते हैं। एक तो ये फलक हमारा हो गया पूरा जो चौकोर सा है, तो इसका केंद्र कहां पर बन रहा है, देखते हैं। ये इसका केंद्र बना, यहां पर एक हो गया। दूसरा फलक हम इस वाले को ले लेते हैं, तो इसका देखो केंद्र कहां पर बन रहा है, ये और ये यहां पर बन रहा है। ठीक है, एक फलक इसका यहाँ पर जा रहा है, ये बन गया इसके लिए,
2 हो गए। तीसरा फलक इसे हम मान लेते हैं, ठीक है, इसका केंद्र यहां पर बन रहा है, ये हो गया एक फलक के केंद्र पे, ठीक है। यहां पे बन रहा है, देखो इसका बन रहा है, ये केंद्र हो गया, 4 हो गए। एक देखो यहां पर बनेगा हमारा फलक 5 और ये 6वां फलक, ठीक है, ये 6वां फलक, यहाँ पे 6, ये टोटल 6 फलक बने, 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो कोनों पर ऑलरेडी रहते हैं वो कण रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फलक केंद्रित, जिसे हम फेस सेंटर्ड क्या बोलते हैं बेटा, फेस सेंटर्ड सेल बोलते हैं। तो ये चारों हमारी एकक कोशिकाएं हमारे सामने हैं। पहली आद्य एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसमें सभी अवयवी कण सिर्फ कहाँ होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, आद्य एकक कोशिका बोलते हैं। दूसरी अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ये है ऐसी एकक कोशिका जिसमें सभी अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों के अलावा केंद्र में। अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों के अलावा केंद्र में होते हैं, अंतः केंद्रित। तीसरा हमारा अंत केंद्रित, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ पर हो, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर। और लास्ट और अंतिम एकक कोशिका जो क्या है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त क्या होते हैं बेटा, इनके फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। तो ये हमारे 4 एकक कोशिकाएं हैं जिनका विभाजन हम अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे किए हैं। तो अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे हमारे पास 4 एकक कोशिकाएं हैं, आद्य, अंतः, अंत्य और फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो हमारा रहेगा पैरामीटरों में परिवर्तन के आधार पर एकक कोशिकाओं का विभाजन। तो पैरामीटरों के आधार पर जो हमारी एकक कोशिकाएं हैं वो कुल 7 प्रकार की होती हैं। पैरामीटरों के आधार पर हमारी एकक कोशिकाएं टोटल कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहली जो हमारी एकक कोशिका है वह घनी एकक कोशिका, जिसे हम क्यूबिक बोलते हैं। दूसरी हमारी एकक कोशिका द्विसमलंबाक्ष है। तीसरी हमारी विषमलंबाक्ष, चौथी हमारी एकतनाक्ष, 5वीं हमारी खटकोड़ी, 6वीं हमारी त्रिसमतनाक्ष और 7वीं हमारी त्रिनताक्ष है। देखो यहाँ इनके जैसे जो हमारी घनी एकक कोशिका है तो इसके बारे में हम आपको बता दें, यह एक ऐसी एकक कोशिकाएं हैं जिसके सभी अक्ष एक समान तथा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जो हमारी घनी एकक कोशिका है बच्चों ध्यान देना, उसके सभी अक्ष क्या होते हैं, एक समान लंबाई के होते हैं तथा वे परस्पर एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे देखो अच्छी दूरियां सभी एक समान, अर्थात दूरी A इक्वल टू दूरी B इक्वल टू दूरी C। जो हमारी सभी अक्षों की दूरियां हैं वो क्या होती हैं, एक समान तथा परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। तो अर्थात बनने वाला कोण अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 अंश, अर्थात प्रत्येक कोण अल्फा बीटा पर लंबवत है, बीटा गामा पर लंबवत है। तो मतलब तीनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं तथा कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वह है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, जिसे हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ये तीनों क्या है, हमारे घनी एकक कोशिका के क्या हैं, उदाहरण है। घनी एकक कोशिका इन सभी के क्या होते हैं, जो कण होते हैं इनकी अच्छी दूरियां क्या हैं, सब समान होती हैं इन कंपाउंडों के, तथा इनके कणों के मध्य जो बनने वाले कोण हैं वो क्या है, अल्फा बीटा गामा सभी क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, अर्थात एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। दूसरी जो हमारी आती है देखो द्विसमलंबाक्ष, टेट्रागोनल, या इसे हम चतुष्फलकीय बोलते हैं। तो द्विसमलंबाक्ष, द्विसम मतलब 2 सम होंगे, लंबाक्ष मतलब 2 लंबवत क्या होंगे, अक्ष जो होंगे वो समान होंगे। इसी बात से निकलता है, इसके देखो नाम से ही निकलता है, द्विसम लंबाक्ष मतलब 2 क्या होंगे, सम होंगे, लंबाक्ष लंबवत अक्ष मतलब 2 लंबवत अक्ष क्या होंगे, समान होंगे। जो हमारे क्या है, देखो यहां पर 2 लंबवत अक्ष A और B क्या है, आपस में समान है, बट C क्या है, इन दोनों के आपस में बराबर नहीं है, अर्थात A और B अक्ष की दूरियां बराबर होंगी और C अक्ष की दूरी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इस पे भी बात आता है, परंतु फिर भी
इनके मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। अर्थात ये परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे पे लंबवत रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो, टीन ऑक्साइड हो गया, हमारा कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सब क्या है, द्विसमलंबाच के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा तीसरा जो है वह विषम लंबाच, जैसे इसका नाम है विषम लंबाच, अर्थात सभी लंबच क्या होंगे, विषम होंगे, सभी की दूरियां क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। इसीलिए ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी हो रहा है। विषम लंबाच अर्थात सभी लंब अक्ष की जो दूरियां हैं वो विषम होंगी, अर्थात भिन्न भिन्न होंगी। तो यहां पर ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी प्रदर्शित किया गया है, जैसे आप देख सकते हो। परंतु फिर भी ये सबकी दूरियां क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, फिर भी ये एक दूसरे पे क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं और 90 अंश का कोण बनाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट इसका क्या है, एग्जाम्पल है। जो चौथा हमने विभाजन किया है वह हमारा है एक तनाच। एक तनाच मतलब कि एक भी इसमें का अक्ष एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। प्लस साथ में ये भी कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा जो सभी कोण हैं वे क्या होते हैं, जो इसमें बताया गया है कि सभी जो अच्छी दूरियां वे क्या हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। प्लस यहाँ पर एक तनाच मतलब एक ऐसा अक्ष होगा जो जिनके कोण समान होंगे, बाकी दूसरा जो होगा उसका कोण क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे कि अल्फा और गामा क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अल्फा और गामा जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए वे 90 अंश के होते हैं। और बीटा क्या होता है, लंबवत नहीं होता है, इसलिए उसका कोण क्या होता है, 90 अंश से कम होता है। एग्जाम्पल हमारा सोडियम सल्फेट और क्या है, लेड क्रोमेट हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वह खटकोड़ी है, हेक्सागोनल खटकोड़ी। इसका खटकोण आकार है। इसमें बताया गया कि इसके जो कोण है ए और लंब जो है ए और बी जो अच्छी दूरी है, अच्छी दूरी ए और बी समान है, परंतु सी क्या है, इनसे भिन्न होगा। और इसमें आपको बताया गया है कि इसके सब जो अल्फा और बीटा कोण है वो 90 अंश के हैं और गामा कोण क्या होता है, 120 अंश का। अर्थात कहने का मतलब है कि खटकोणीय जो हमारी कोष्टिका है उसके दो अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तीसरा अक्ष जो गामा है वो 120 अंश के कोण पर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड और लेड सल्फाइड है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा है त्रिसम तनाच। त्रिसम तनाच, त्रि मतलब तीन, सम तनाच मतलब अक्ष, तीनों अक्ष क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात ए बी सी सभी क्या हैं, समान हैं और यहाँ पर बनने वाले सभी कोण भी समान हैं। अल्फा बीटा गामा सब बराबर हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, बट डज नॉट इक्वल टू 19 डिग्री। ये 90 अंश के बराबर नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, 90 अंश से थोड़ा सा कम होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होंगे, जितने अंश का कोण अल्फा बनाएगा उतने का बीटा भी होगा और गामा भी, बट ये क्या होंगे, एक दूसरे के परस्पर लंबवत नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है त्रिनताच। त्रिनताच का मतलब है कि यहाँ कुछ भी लेवल नहीं, ना तो अक्ष एक दूसरे के बराबर हैं, ना तो अच्छी दूरियां बराबर होंगी और ना ही अच्छी कोण बराबर होते हैं त्रिनताच में। अर्थात ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ऑल इज नॉट इक्वल टू 19 डिग्री। अर्थात कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा और ना ही ये आपस में बराबर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, पैरामीटरों के आधार पर एकक कोष्टिकाओं का विभाजन हुआ है, जिसका चार्ट आप उतार सकते हो। एक टॉपिक और है कि इसमें पूछा जाता है कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इसमें से कौन सा सेल होता है। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल जो होता है, सममित, वह कौन है, घनी एकक कोष्टिका, और सबसे ज्यादा असममित कौन है, त्रिनताच। ठीक है बेटा, ये तीनों हैं। अब ये टॉपिक हमारा हो गया पैरामीटरों के आधार पर एकक कोष्टिका 7 प्रकार की होती हैं। घनी एकक कोष्टिका, द्विसमलंबाच, विषम लंबाच, एक तनाच, खटकोड़ी, त्रिसम तनाच और त्रिनताच। तो सारे
का हमने आपको एग्जाम्पल और इनके चार्ट बता दिए हैं। आप हमारा वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को संकुलन क्षमता ज्ञात करना बताएंगे कि एकक कोशिकाओं का संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है और कितने प्रकार का संकुलन एकक कोशिकाएं बनाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अपना वीडियो समाप्त करने से पहले कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।